नमस्कार दोस्तों। बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। 24 घंटों के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी और इस बार बिहार में कमाल की वोटिंग होने जा रही है। रोजगार खोजने वाला युवा दबाकर वोट करने वाला है और इसी बात से भाजपा भी घबराई हुई है। एक तरफ नीतीश कुमार है जो जी जान लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की रैलियों में आई भीड़ कुछ और ही बयां कर रही है। नाराजगी एनडीए में अभी भी दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। मोदी से दूरी अभी भी बनाए हुए हैं। तो बिहार किस तरफ जा रहा है, पहला चरण किस तरफ जा रहा है, किसका पलड़ा भारी है, इसका आकलन करने के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है। मेरे साथ केपी मलिक सर हैं, पुष्पेंद्र शर्मा सर हैं, शैलेंद्र सर हैं, चंद्रकांत जी हैं और भरत जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं शैलेश सर आपसे करूंगी क्योंकि आप तो बिहार के हैं और आप लगातार बिहार की जानकारियां, सूत्र सब कुछ आपके पास है। तो शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं सर। पहला चरण किसकी तरफ देखते हुए जा रहे हैं? सीधा सवाल, एनडीए या फिर इंडिया? देखिए, लड़ाई बहुत कांटे की हो चुकी है और इस स्टेज पे आकर मुझे लगता है कि भविष्यवाणी की नहीं जा सकती, क्योंकि जो तीसरा प्लेयर है जो कि प्रशांत किशोर है, इसमें इस बार जो अभी पहला चरण है उसमें बहुत सारे शहरी इलाके हैं और उसमें प्रशांत किशोर का अच्छा खासा दबदबा दिखाई दे रहा है। और ये दबदबा जो है वो दो धारी तलवार की तरह है, दो तरफ नुकसान पहुंचा सकता है। एक तरफ उनका सवर्णों के बीच एक सपोर्ट है, नया सपोर्ट आ गया है, उसके चलते वो एनडीए खासतौर पे बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और प्रशांत किशोर बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो कुल मिलाकर के फायदे में फिर आरजेडी रहेगी, प्रशांत किशोर अगर ज्यादा मतलब अच्छा करते हैं तो नहीं। लेकिन मेरी दूसरी बात भी सुन लीजिए कि प्रशांत किशोर जो है यूथ में भी लोकप्रिय हुए हैं। तो ये जो यूथ है उसका नुकसान आरजेडी को होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो पहले बहुत क्लियर होता था उसकी जगह अब आपको ये नजर में रखना होगा कि ये तीसरा प्लेयर जो आया है बिल्कुल नया है और ये कितने सीटें जीतेंगे ये तो एक अलग सवाल है, लेकिन कितनी सीटों पे किसका नुकसान पहुंचा देंगे ये एक उससे भी बड़ा सवाल है। तो जो अभी दिख रहा है वो ये साफ दिख रहा है कि जो लड़ाई आमने सामने की थी उसको इन्होंने एक ट्रायंगुलर फाइट में बदल दिया है, ये तो बहुत साफ है। और ट्रायंगुलर फाइट के लिए विधानसभा के स्तर पे 5,000 से लेके 10,000 15,000 वोट लाना भी जो है वो एकदम से सारे प्रेडिक्शंस जो हैं उसको किनारे कर देता है जी। ये एक नई स्थिति आई है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि बहुत दिनों के बाद, नीतीश कुमार के आने के बाद, बीजेपी का जो परचम लहराया है उसके बाद पहली बार लग रहा है कि जो सवर्ण वोट है खासतौर पे ब्राह्मण भूमिहार वो बंटने जा रहा है। अच्छा। और इसका नुकसान कम से कम बीजेपी को तो होगा ही। अच्छा, केपी मलिक सर आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? पहला चरण प्रचार खत्म हो चुका है, 24 घंटों के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी, आपका आकलन क्या कह रहा है? देखिए प्रज्ञा जी, अगर आप जिस तरह से शैलेश जी ने बात की है, शैलेश जी की एक बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि पीके ने जो माहौल बिहार में बनाया था उसमें कोई दो राय नहीं है। शहरी इलाकों में और यूथ में उन्होंने जगह बनाई थी, कहूंगा मैं। वो धीरे धीरे असर कम हो गया है पिछले 1 से 1.5 हफ्ते में। उसका कारण ये है कि पीके फिलहाल जो है निष्क्रिय दिखाई दे रहे हैं, वो खुद चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इस तरह की चर्चा भी बिहार में छिड़ गई है कि वो बीजेपी की बी टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं और इनके अगर 10-5 विधायक आते हैं तो वो क्या करेंगे? क्या वो चुनाव के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े हो जाएंगे? तो इससे कहीं ना कहीं एक इस तरह की चर्चा चलने से उनको नुकसान हुआ और वो बाहर हो गए हैं। अगर उनके साथ वो आते भी हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहेगी? भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए उनको निष्क्रिय किया है, इसीलिए उनको हटाया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा रहे थे। और मैं कह सकता हूं कि पीके कोई राजनेता
या उनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि वो चुनाव लड़े, अपनी पार्टी बनाए, देश में स्टेट में को सुधार करें। वो पैसा कमाने वाले व्यक्ति हैं, हार्डकोर व्यापारी हैं वो, और वो व्यापार के नाते ही अपना काम करने वहां गए थे। उनका काम हो गया, उनकी फीस मिल गई, उनका काम खत्म, वो निकल लिए। मेरा ये मानना है। दूसरी ओर जो आप बात कर रहे हैं कि इसका असर क्या होगा, उन्होंने एक ये माहौल जरूर बनाया है बिहार में कि उन्होंने लड़ाई अगड़े और पिछड़ों की वहां छेड़ दी है, और उसका फायदा कहीं ना कहीं आरजेडी को मिलता हुआ नजर आ रहा है या कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो गया है, और भारतीय जनता पार्टी इस नुकसान को कैसे पूरा करेगी, उसके साम दाम दंड भेद वाली जो स्थिति है, उससे भारतीय जनता पार्टी अपनी चीजें कर रही है। आप हाल फिलहाल की चीजों को देखिए। आपको मालूम है कि आज लल्लन कुमार सिंह के ऊपर एफआईआर हो गई है जी। एकाएक क्या हो गया, ये क्या जताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? तो इस तरह एकाएक आपने अनंत सिंह को कैसे अरेस्ट कर लिया? तो आप क्या करना चाहते हैं? पिछड़ों में और दलितों में एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर सरकार आती है या जो हमारी सरकार है वो किसी पर भी एक्शन करती है। क्या वास्तव में ये बात सही है? नहीं, ये सिर्फ दिखाने भर के लिए है। लल्लन सिंह अनंत सिंह को क्या कहते हैं? आज की डेट में जो क्रिमिनल हैं उनको लल्लन सिंह कह रहे छोटे सरकार हैं, ये अनंत बाबू हैं, और वो ऐसे पुलिस उनको लेकर जा रही जैसे वो बहुत बड़े नौकरशाह हो, बहुत बड़े नेता हो, पंखा और सूटकेस लेकर उनके पीछे चल रहे हैं। तो ये बिहार की स्थिति है। देखिए, इसमें सारे परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देखूं तो मुझे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार समाप्त होते हुए नजर आ रहे हैं, और अब ये लड़ाई सिर्फ तेजस्वी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई रह गई है। छोटे मोटे दल आजू बाजू लड़ रहे हैं और लड़ते रहे। ये लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव की लड़ाई मुझे दिखाई देती है। प्रज्ञा अच्छा, पुष्पेंद्र सर, केपी मलिक सर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार खत्म होते हुए दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्योंकि नीतीश कुमार और भाजपा अलग अलग है, दोनों ही एनडीए में शामिल हैं, घटक दल है, वो अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार जी जान लगा करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई नीतीश कुमार का दौर खत्म होने वाला है? जो वोटर नीतीश कुमार के हैं अब वो नीतीश कुमार से छिटकने वाले हैं। आपका अनुमान क्या है, आपका क्या आकलन है इस पर? मैं पुष्पेंद्र जी से इजाजत लेते हुए प्रज्ञा जी आपको टोकना चाहता हूं। आपने दूसरी बार ये वर्ड यूज किया है कि जी जान लगाकर नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। उनका जी जान हमें कहीं दिखा नहीं है, और वो अगले उड़ीसा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पटनायक है वो बिहार के। अच्छा जी, पुष्पेंद्र जी कंटिन्यू करें। बताइए सर। सभी को नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। और प्रज्ञा जी, आपने जो सवाल हमसे पूछे या मलिक साहब से, मुझे लगता है आप और भरत जी ना थोड़ा सा हमारी फिरकी ले रहे हैं, जैसे ओपिनियन पोल वाले लेते हैं। बिहार में आप दोनों लोग घूम रहे हैं, बिहार में आप दोनों लोग घूम रहे हैं, और इतना सघन आपने जो है वो पुनरीक्षण किया है मतदाताओं का कि आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। पर क्योंकि हम चैनल पे बैठे हैं और दर्शकों को अपनी बातें साझा करनी है, लेकिन सर तमाम चुनावों में आप लोगों का अनुभव और अनुमान ही काम आता है। हाँ, देखिए, हालांकि थोड़ा सा दूर से है, पर जब सुबह कॉल आई तो फिर मैंने और लोगों से भी बातचीत करी, और मलिक साहब, शैलेश जी सब अपनी जगह ठीक है। अब मलिक साहब का जो अनुमान है कि वो उड़ीसा वाले पटनायक बनेंगे, दूसरा ये नहीं कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के शिंदे बनेंगे नीतीश जी, अगर ऐसा वो जीतते हैं गठबंधन तो। लेकिन जो मोटी तस्वीर, किसी को भी अनुमान लगाने का मतलब, जुआ तो नहीं खेलना चाहिए, ऐसा जुआ नहीं खेलना चाहिए कि साहब ऐसा हो जाएगा। लेकिन आमतौर पे जो तस्वीर निकल के आई वो उन्होंने कहा कि महागठबंधन भारी था, और अभी भी थोड़ा सा भारी है। हालांकि जो 10,000 रुपये जीविका दीदी को दिए गए हैं, और तमाम आचार संहिताओं को और कोड ऑफ कंडक्ट को, रीतिक्स को उल्लंघन करते हुए वो शायद कल तक भी खाते में डाले गए हैं, और एक एक घर में 4-4 महिलाओं को मिल रहा है। यही उनका कोर वोटर भी था, महिलाएं। जब से शराबबंदी हुई तो नीतीश बाबू का सुशासन, सब इर्द गिर्द जो घूमा, जो सबसे बड़ी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नीतीश जी की, वो महिलाएं हैं। अब महिलाओं को बोले जाते हैं, और जेन जी पे थोड़ा बहुत जादू मलिक साहब भी मानते हैं कि भाई प्रशांत किशोर का चला। तो इतना आसान तो किसी के लिए भी नहीं है, इतना आसान किसी के लिए भी नहीं है। और ये कह पाना कि बिहार में काबा और मैं जवाब देता हूँ, नो, नॉट पॉसिबल। बहुत सारी चीजें बदली हैं, बहुत सारा पानी भी बह गया 2020 से अब तक।
तब उसमें एक थ्योरी ये आती है कि साहब चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा बाहर थे, अब वो साथ हैं तो एनडीए को मजबूती मिलती है। उधर गठबंधन में ये होता है कि भाई सैनी आ गए और खुद के जो है सीएम का नाम भी सीएम फेस डिक्लेयर हो गया तो उनको एक माइलेज मिलेगी। और आज तेजस्वी ने फिर से 30,000 वाली बात कह दी है। इधर 10,000 का जो मुकाबला है वो तेजस्वी के उस वायदे से होता है कि किसी भी घर में, जिस घर में आज तक कोई सरकारी नौकरी नहीं है, वो नौकरी देंगे। मुझे लगता है कि ये बिहार जैसे राज्य में एक अपीलिंग है और जो एस्पिरेशनल जो कि खुद मोदी जी भी करते हैं, आशा जगाना और उम्मीद जगाना जो करते आ रहे हैं 2014 से, मुझे लगता है कि तेजस्वी उम्मीद जगाते हैं युवाओं में भी और बिहार में भी। इसलिए जो उनकी एक्सेप्टेंस है वो कहीं ज्यादा है। अच्छा। और फिर एक जो बात उन्होंने कही कि भाई बिहार को बिहारी चलाए और दिल्ली से चल रही है, वहां से चल रही है, मुझे लगता है कि ये कोई एक नैरेटिव वहां सेट नहीं हुआ है। पर अगर सबको हम मिक्स करें तो जो तेजस्वी की तैयारी है और जिस तरह से तेजस्वी उनसे जवाब दे रहे हैं वो कहीं कम नहीं बैठता। फिर संयोग देखिए कि उसी समय दुलार चंद यादव की हत्या हो जाना, पिछले 6 महीने में व्यापारियों की और उद्यमों की जैसे हत्या हुई थी बिहार में, वो सबने देखी है। तो क्या वो जंगल राज का कहीं जवाब नहीं है? सुशासन को पलीता नहीं लगता इन बातों से? हालांकि वो ये बातें विपक्ष उतनी मजबूती से कहता हुआ मुझे दिखाई नहीं दिया। अगर एनडीए के पास सबसे बड़ा कोई नैरेटिव है तो जंगल राज का है। लौट फिर के वो बार बार, चाहे शाह हो, मोदी जी हो, वो जंगल राज पे लौट के आते हैं और युवाओं से, अपने जो लोग होते हैं उनसे कहते हैं 20 साल वाले युवाओं को बताओ, इन लोगों को बताओ तब क्या होता था। यानी कि मोटे तौर पे उनके पास इसके अलावा कुछ है नहीं। और ऐसा भी कोई विकास नहीं हुआ वो कह दे साहब बिहार को हमने बदल के रख दिया है, ऐसा भी कहीं कुछ नहीं दिखता। तो मुझे लगता है टक्कर कांटे की है। और जो 6 तारीख है, जो जिन लोगों से, मित्रों से मैंने बात की, जो वहाँ पे संपादक हैं बड़े अखबारों में, उन लोगों का भी मानना ये था कि भाई सब जवाब देना बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ पा रहा है क्या कहें, पीके के लिए क्या कहें। उनका कहना है कि पीके डबल डिजिट में भी शायद नहीं जाएंगे, ये उनका मानना है। नाम लेना उचित नहीं होगा क्योंकि वो दाव वैसा हो जाएगा और उनका शायद मेरे विश्वास के प्रति भी गलत हो जाए, ट्रस्ट उन्होंने किया। पर उनका कहना ये था कि जमीन उनकी जो गट फीलिंग थी, प्रज्ञा जी, जो गट फीलिंग उनकी थी वो थोड़ा सा महागठबंधन के प्रति उनका झुकाव मुझे लगा। पीके का जिन लोगों से मैंने बात करी, उन लोगों का झुकाव महागठबंधन के पक्ष में दिखाई दिया। जहां तक पीके की बात है, बस एक मिनट भरत जी, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ। अभी जो हालिया सर्वे आया था, अभी ये चर्चा चल रही थी ना कि शैलेश जी कह रहे थे दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे और मलिक साहब भी कह रहे थे। तो हाल ही में जो सर्वे आया उसमें एक बड़ी अच्छी चीज आई। उसमें सी वोटर ने, यशवंत जी थे, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक सवाल और जोड़ दिया था सर्वे में, और वो सवाल ये था कि जिन्होंने कहा कि हम प्रशांत किशोर को वोट देंगे, तो उनसे उन्होंने ये भी पूछा कि पिछली बार आपने किसको वोट दिया था। तो उसमें से 10 में से 7 वोटर बीजेपी या जेडीयू के थे। That's all. यस। चलिए भरत जी से बात करते हैं। भरत जी, एक चीज तो हम लोगों को माननी पड़ेगी कि नेता जो भाषण में कहता है और जनता जो सोचती है, क्योंकि जो बिहार की जनता है वो तमाम राज्यों से बिल्कुल अलग है, बहुत समझदार है, सूझबूझ करके वोट देती है, और सबसे बड़ी बात कि बहुत ज्यादा समाजवादी विचारों की जनता है, समाजवादी विचार रखती है। यही कारण है कि भाजपा का हिंदू मुसलमान चल नहीं पा रहा है वहां पर। भरत जी, आपका अनुमान क्या कहता है, क्या लग रहा है, पहला चरण किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, मैं पीके के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। बड़ा मुश्किल है कि अगर एक सीट भी निकल आए, 1-2 सीट भी प्रशांत किशोर की निकल आए, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि पीके ने जिस युवा आबादी की बात की थी, रोटी रोजगार की बात की थी, उसको तेजस्वी यादव ने दबा दिया। और इतने बड़े बड़े तेजस्वी यादव ने वादे किए और इतनी गंभीरता के साथ प्रचार कर रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं, जिसमें प्रशांत किशोर की पार्टी कहीं ठहरती हुई दिखाई नहीं देती है। दूसरी बात यह है कि एक संदेश और बड़ा गया है, वो ये गया है कि मोकामा में जब उनके प्रत्याशी के ऊपर अनंत सिंह के लोगों ने हमला किया, पीयूष प्रियदर्शी के ऊपर हमला किया, तो वहां पर उनको बचाते हुए या उनके जो चाचा थे दुलार यादव, उनकी हत्या हो गई, वो मारे गए। ये संदेश और बड़ा गया है कि एक धानुक प्रत्याशी को, धानुक व्यक्ति को बचाते हुए एक यादव बिरादरी के आदमी ने अपने प्राण लगा दिए, अपने प्राण दांव पर लगा दिए। यादव मारा गया लेकिन धानुक को बचा लिया। ये जो यादव और धानुक बिरादरी का गठजोड़ इसके बाद से देखने को सिर्फ मोकामा में ही नहीं मिल रहा है प्रज्ञा जी, और भी जगहों पर मिल रहा है। जो ये नैरेटिव बनाया जा रहा था
कि यादवों की सरकार आएगी या फिर तेजस्वी की सरकार आएगी तो जंगल राज आएगा। नरेंद्र मोदी बार बार अपनी रैलियों में अलग अलग तरीके से इस बात को कह रहे हैं। देखिए प्रज्ञा जी, अगर मोटे खांचे में देखें तो हमको दिखाई ये पड़ता है कि पिछली बार जो वोट प्रतिशत था वो 37-36 के आसपास था, 37-37% के आसपास में था। और अब लड़ाई अगर ऊपर बड़े अम्ब्रेला से देखिए, आप 20वें माले पर चढ़कर देखिए नीचे, तो आपको ये दिखलाई देगा कि वो 3-4-5% का ही वोट का खेल करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार साहनी को अपने साथ मिलाकर, वीआईपी को अपने साथ मिलाकर तेजस्वी यादव के लिए ये फायदेमंद हो सकता है कि 2-3% ही अगर वोट अपने साथ साहनी ला सकते हैं तो वो तेजस्वी यादव के लिए फायदेमंद होगा। तेजस्वी यादव पिछली बार की तुलना में इस बार बैकफुट पर हैं, ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है, नंबर एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तुलना में आधे पर है, आधे पर है प्रज्ञा जी। वो इसलिए मैं कह रहा हूं, बार बार मैं इस बात को कहता हूं कि पिछली बार आप याद करिएगा तो 2019 में कश्मीर में बहुत सारी घटनाएं घट रही थी, और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो राष्ट्रवाद की लहर पर सवार होकर हर बार चुनाव जीतती हुई दिखाई दी है, चाहे वो 2019 का चुनाव हो, चाहे 14 का चुनाव हो, या चाहे कोई और चुनाव हो। और इस बिहार चुनाव से पहले भी राष्ट्रवाद नाम का घोड़ा सजाया गया और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन बिहार में वो कुछ हुआ नहीं। वो अभी जो ऑपरेशन चलाया था उसके बारे में उसका जिक्र नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की धरती पर ही किया, उसका जश्न भी वही मनाया, सब किया, लेकिन वो कहीं पर चल नहीं पाया प्रज्ञा जी, पहली बात। तो भारतीय जनता पार्टी उस लहर पर नहीं सवार है प्रज्ञा जी, जिस लहर पर पिछली बार 2019-2020 में सवार थी बिहार चुनाव के दौरान। उस समय सबका खून खोल रहा था। अगर आपको याद हो, पुलवामा घटना के बाद एक हमारा जहाज भी पाकिस्तान में गिरा, वो घटना भी हुई, और उसके बाद युवा चंक जो था, युवा आबादी जो थी, वो एकदम राष्ट्रवाद के रंग में रंगी हुई थी, और वो किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाह रही थी, क्योंकि वो हमारे अभिनंदन को वापस ले आई थी, पहली बात। इस बार हमको बिहार में वैसी कोई लहर भाजपा के लिए आती हुई दिखलाई नहीं देती है। दूसरी चीज, तेजस्वी यादव ने पिछली बार की अगर हम तुलना करें प्रज्ञा जी, तो पिछली बार के मुकाबले इस बार पिछली गलतियों को दोहराने से बचे हैं। जैसे इस बार परिवारवाद करने से बचे हैं, भाई अलग हो जाए तो अलग हो जाए, बहन नाराज हो जाए तो नाराज हो जाए, या बहुत ज्यादा यादवों को टिकट बंटवारा इस बार देखने को नहीं मिला है, और बहुत ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट बंटवारा इस बार देखने को नहीं मिला है। तेजस्वी यादव ने पिछली गलतियों से सीखा है, और इस बार ग्राउंड पर जो हम देखते हैं, तो ग्राउंड पर हम इस बार देख रहे हैं एक बात प्रज्ञा जी, कि मोदी जी कहते हैं ये लोग आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। तो इस बार बिल्कुल ग्राउंडेड बात प्रज्ञा जी मैं बता रहा हूं, जो मैंने महसूस की है, जो मैं घूमा हूं। इस बार तेजस्वी यादव के जितने भी कैंडिडेट हैं, या आरजेडी के जितने भी कैंडिडेट हैं, या फिर जहां ये समर्थन में लड़ रहे हैं, चांद तारे के समर्थन में, या जहां भी जिसके समर्थन में लड़ रहे हैं, सिया बाली के समर्थन में, वहां पर कार्यकर्ताओं को और प्रत्याशियों को एक मैसेज बिल्कुल वेरी क्लियर एंड लाउड प्रज्ञा जी दिया गया है, वो ये कि कोई भी प्रचार करने के दौरान हुल्लड़बाजी नहीं मचाएगा, किसी भी समर्थक के सर पर हरा गमछा बंधा हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए, कोई भी प्रचार के दौरान हो हल्ला नहीं करेगा, चुनाव बिल्कुल ग्राउंडेड होना चाहिए। अगर कोई प्रत्याशी वोट मांगने जाता है तो प्रत्याशी के अलावा बाकी सारे लोग ऐसे लगने चाहिए कि कोई ये पहचान में ना लेने पाए कि ये किस पार्टी के लोग हैं और समर्थन मांग रहे हैं। प्रज्ञा जी यहां तक ग्राउंडेड काम कर रहे हैं। तो पिछली बार की जो गलतियां थी, उन गलतियों से इस बार तेजस्वी यादव ने टिकट बंटवारे में भी, इस बार कार्यकर्ताओं के बिहेवियर में भी, और इस बार जनता से वादे करने में भी, कि आपने पिछली बार हमको 17 महीने की सरकार दी थी, हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया था, और इस बार हम जो है हर घर सरकारी नौकरी देंगे। ये बात वो कह रहे हैं 20 महीने का समय दीजिए, वो करके दिखाएंगे, 20 साल में लोग नहीं कर पाए, कॉन्फिडेंस के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमको कुल मिलाकर प्रशांत किशोर ने लास्ट में आकर बिल्कुल तीर धनुष रख दिए, लड़ना ही छोड़ दिया उन्होंने, और मोकामा से जो मैसेज निकला वो बहुत लाउड एंड क्लियर निकला कि जिन यादवों को भक्षक आ रहे हैं, दे आर नॉट भक्षक, दे आर एक्चुअली रक्षक। तो इस तरीके का एक मैसेज निकल के आया। और दूसरा, बिहार की धरती पर हम एक चीज देख रहे हैं प्रज्ञा जी, जो बदलाव हमने देखा है वो ये देखा है, एक जगह हम लोग पुष्पेंद्र सर, हम लोग एक जगह रिपोर्टिंग कर रहे थे, बड़ा गांव का इलाका था, और इस इलाके में हम लोग, वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति थे और एक नौजवान व्यक्ति थे, उनके रोड पर ही घर था, तो वहां पर हम लोग रुक गए दरवाजे पर उनके, तो पूछने के लिए, माहौल थोड़ा हम लोग सेट कर रहे थे कि
ये लोग थोड़ा बोतल में उतरे, थोड़ा हम लोग बताएं कि हम लोग पत्रकार हैं, पूछना चाहते हैं, क्योंकि आदमी पहली बार में देख के भड़क जाता है कि हम क्यों बताएं। जब तक उससे बात नहीं करो तब तक वो भीतर की बात बताता नहीं। तो ये इंट्रो चल रहा था, हम लोग की बातचीत चल रही थी, वो पूछ रहे थे कहाँ से आए, हम लोग बता रहे लखनऊ से आए, सब बात हो रही थी। ये बात होते होते एक आदमी आया बीच में, वो बोला कि बहुरेवा बहू के बारे में थोड़ा वैसे बोला कि उसके पेट में जो है दर्द हो रहा है और उसको जो है अस्पताल लेके जाना है, जल्दी भैया को गड़िया मिल जाए, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो उनके घर में अल्टो खड़ी हुई थी, अल्टो, उनके साथ में जो बेटा था वो, उसने कहा कि हाँ तुरंत निकाली अल्टो, चलो 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 ला दो। उन्होंने उस महिला को गाड़ी में डाला और लेकर के चले गए। वो महिला दलित समाज से थी, वो व्यक्ति दलित समाज से था, और जिनके दरवाजे पर हम खड़े थे वो यादव समाज से थे। उनका मकान रोड पर था और जो लोग आए थे उनका मकान उनके मकान से पीछे था, थोड़ा पीछे था, पड़ोसी हैं उनके दूर के। तो ये देखने को मिलता है। तो उनसे हमने पूछा कि भाई अब ये लोग कौन थे, कहाँ से है, तो हमको ये जानकारी हुई कि ये दलित समाज से लोग हैं और ये पड़ोसी ही हैं, मदद मांगने आए तो मदद तो करनी ही पड़ेगी। तो इससे दिखलाई देता है कि दलित समाज के लिए यादव समाज में वो चीजें नहीं रही हैं जो पहले बताई जाती हैं या समझाई जाती हैं। जो डर वो दिखाया डर फैलाया जिसको जाता है, राज बोलते हैं, हाँ, कि याद हाँ, होगी वो सरकार, कैसे इसकी बात करें आप? वो डर दिखलाई नहीं देता है। तो अब ओवरऑल ये मसला है कि 3-4% का ही खेला है प्रज्ञा जी, 3-4% का। अब नीतीश कुमार की बात में कर, थोड़ा सा समय ज्यादा ले रहा हूं प्रज्ञा जी, अब नीतीश कुमार की बात कर लेता हूं। नीतीश कुमार पता नहीं क्यों मुझे पर्सनली, जितना मैं रहा हूं, शॉर्ट में नीतीश कुमार कहिए। मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तुलना में मुझे नीतीश कुमार बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के सपोर्टर 20 साल के दरमियान प्रज्ञा जी भयंकर एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए थी। हर राज्य की तरह लोग माइक लगाते ही अपनी सरकार को गाली बकने चाहिए थे कि इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, सब बेकार है, बर्बाद है ये नहीं। लेकिन नीतीश कुमार के लिए इतने समय के बाद भी कोई भी आदमी जो भी मिलता है, नीतीश कुमार को गाली बकता हुआ नहीं मिलता है, नीतीश कुमार की सरकार को गरियाता हुआ नहीं मिलता है। ये नहीं कहता है कि नीतीश कुमार ने कुछ किया नहीं, हम इनको हटा देंगे। आरजेडी के लोगों से भी, उनके समर्थकों से भी पूछिए कि कौन जीतेगा, तो वो ये जरूर कहेगा तेजस्वी भैया जीतेंगे या फिर लालटेन छाप जीतेगा, लेकिन वो ये नहीं कहता है कि हम नीतीश को हरा देंगे और तेजस्वी को लेकर के आएंगे। और नीतीश कुमार के लोगों से जब आप पूछिए कि कौन जीतेगा तो नीतीश की बात करते हैं, लेकिन जब ये कहिए कि क्या आरजेडी को आप हरा रहे हैं, उनको हरा कर जीतेंगे, तो कहते हैं कि चाचा भतीजे, जब लास्ट में कि चाचा भतीजे तो एक हैं, हो सकता है एक में आ जाए, लेकिन हम तो नीतीश कुमार के साथ ही हैं, नीतीश कुमार को। भरत जी, इस नैरेटिव की बात कर रहे हैं जो इस समय बिहार की ग्राउंड पर दिख रहा है कि तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है। चंद्रकांत जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार तमाम खबरों पर नजर बनाए हुए हैं और ग्राउंड रियलिटी आप भी समझ रहे हैं, तो आप बताएं, आप क्या देख रहे हैं? 18 जिलों की 121 सीटों पर पलड़ा किसका भारी है? देखिए, मैं 2-3 चीजें देख रहा हूं, और जितना मैंने आप सभी लोगों को सुना, बिहार को देखकर, बिहार का जो चुनाव चल रहा है, 2-3 बातें हैं जो बेहद जरूरी है। एक तो भरत सर ने जो एक बात बोली आखिर में नीतीश कुमार को लेकर, गोदी मीडिया लगातार अपने सर्वे में ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, नाराजगी नीतीश कुमार के खिलाफ है, और ये माहौल गोदी मीडिया लगातार बना रहा था। नीतीश कुमार को लगातार कमतर दिखाया जा रहा था, मुख्यमंत्री की रेस में भी कम लोगों की पसंद दिखाए जा रहे थे। तो क्या ये जो कोशिश है, ये सिर्फ नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारने की कोशिश है? देखिए, नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ महाराष्ट्र वाला एपिसोड करेगी। ये बात उनको अच्छी तरीके से पता है, उनके लोगों को पता है। जब ललन सिंह जैसे लोग ये बात बोलते हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव परिणाम आने के बाद होगा, अभी तक बीजेपी के लोग बोल रहे थे तो समझ में आ रहा था कि बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, लेकिन अब जो नीतीश कुमार के बनाए हुए लोग हैं, जिनको नीतीश कुमार ने बनाया, वो ये बात बोल रहे हैं। पहली बात बिहार में। दूसरा, जहां तक आप पीके की बात यहां पर चल रही थी, प्रशांत किशोर की बात चल रही थी, तो प्रशांत किशोर की एक सबसे बड़ी कामयाबी तो मैं ये मानता हूं कि वो सुर्खियों में तो आ गए, बिहार की राजनीतिक चर्चाओं में वो हैं, लेकिन जो टेम्पो उनका बना हुआ था अभी तक, पिछले 3-4 महीने पहले तक जो टेम्पो बना था, वो अब डाउन हो गया है बिहार की राजनीति में। और आखिरी में मैं अगर आपसे बात करूं तेजस्वी यादव की, तो एक अंतर तो समझना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव, एक जो बात हुई, प्रधानमंत्री ने कट्टे की बात कर दी और तेजस्वी यादव ने कलम की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। बहुत हद तक तेजस्वी उस अपने नैरेटिव को बनाने में कामयाब भी हैं।
और तेजस्वी यादव के 2020 के चुनाव को याद कीजिए। 2020 के चुनाव में तेजस्वी के अंदर एक अति आत्मविश्वास था, जहां यह कहा जा रहा था कि इस बार तेजस्वी तय है। लेकिन इस बार तेजस्वी भावुक होकर भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आपने उन लोगों को 20 साल का मौका दिया है, मुझको 20 महीने का मौका दीजिए, मुझको सिर्फ एक मौका दीजिए। ये अपील तेजस्वी की है। और दूसरी बात जो सबसे अहम, कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है इस चुनाव में। बिहार के चुनाव में कहीं से कोई कमी नजर नहीं आती है। जो झगड़ा था वो वहां एनडीए में आपको दिखा, एनडीए में भी झगड़ा था। गोदी मीडिया ये सवाल लगातार पूछ रहा था कि तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान हुआ और राहुल गांधी वहां पर मौजूद नहीं थे, राहुल गांधी वहां पर क्यों नहीं थे। लेकिन जब मोदी जी की रैलियों में, उनके रोड शो में नीतीश कुमार नहीं गए, तब ये सवाल नहीं पूछा जा रहा कि नीतीश कुमार वहां पर क्यों नहीं है, आखिर ये दूरी क्यों बनी हुई है। तो ये तो दोनों पक्ष है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के बारे में, जैसा कि सभी लोगों का एक ही मत है कि अभी कोई भविष्यवाणी करना एक जुआ खेलने के बराबर होगा। लेकिन यह बात जरूर है कि तेजस्वी को मैं आज की तारीख में लड़ाई में एनडीए से आगे मान रहा हूं। भले ही एक कदम आगे होंगे, लेकिन आगे हैं। अच्छा। एक चीज कहना चाहूंगा हाँ। प्रज्ञा जी, अभी हाँ। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेलारी जी आपसे चर्चा कर रहे थे, मैं उस चर्चा को सुन रहा था प्रज्ञा जी। उसमें उन्होंने एक बात कही, मैं इस चर्चा में उनकी बात को मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने एक बात कही कि नीतीश कुमार, आपने जो चंद्रकांत जी कहा कि नहीं आए रोड शो में, पटना के रोड शो में नहीं आए, गांधी मैदान के पास जो हुआ, या फिर अब रैलियों में उनके साथ नजर नहीं आए। उसका एक कारण ये है कि वो कारण ये देते हैं कि वो रैलियों में बिजी इसलिए नहीं आए, लेकिन प्रोटोकॉल ये कहता है कि नीतीश कुमार को रोड शो में आना चाहिए था। अब कन्हैया बेलारी जी का ये कहना है कि उनके पास पुख्ता जानकारी इस बात की है कि नीतीश कुमार इस बात का दबाव बना रहे हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने गठबंधन में, आप ये कहते हैं, लोगों की खोपड़ी पर कट्टा रखकर खुद को घोषित करवा लिया, तो उसी तरीके से आप मुझे घोषित करिए, मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करिए। और इसकी वजह से नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं, और इसी वजह से वो प्रधानमंत्री के साथ में पटना में दिखाई नहीं दिए हैं। प्रज्ञा जी, कौशलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पटना में हमारी बड़ी मदद करी कौशलेंद्र जी। कौशलेंद्र जी, क्या कहेंगे? एक तरफ कट्टे की बात हो रही, जंगल राज की बात हो रही है, और दूसरी तरफ रोजगार की बात हो रही है, हर घर सरकारी नौकरी की बात हो रही है। क्या, किस तरफ जा रही है जनता? क्या कहेंगे आप? हाँ, बिहार के चुनाव में जो अभी तक की जो हम लोगों को ताजा सूचना अपडेट मिल रही है, उस हिसाब से जितनी भी बातें गढ़ी जा रही हैं, वो जो जिनको आप विपक्ष के द्वारा भी फैलाया गया प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, या दोनों तरफ की जो टसल जो है अब चरम पर है। इसी चरम का नतीजा है कि ये नीतीश जी का नहीं होने का सवाल भी जो है इसी चरम का परिणाम है। नीतीश जी एक को लोग तो ये तो कह देते हैं कि वो प्रोटोकॉल होना चाहिए था, उनको वहां खड़े होना चाहिए था मोदी जी के साथ रैली में, लेकिन उन विरोध में जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि एट ए टाइम नीतीश जी अपने डिप्टी सीएम जो भाजपा के नेता हैं, सम्राट चौधरी के लिए कैंपेन कर रहे थे उनके क्षेत्र में, तो वो किसके कैंडिडेट को जितवा रहे थे? वो भाजपा के कैंडिडेट के लिए काम कर रहे थे। तो ये भ्रम तोड़ देना चाहिए आदमी को कि कौन किसके ये में दोनों पूरी एनडीए इंटैक्ट होकर कौन किसके लिए कैंपेन कर रहा है, ये तो बात ही नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी तो बाहुबली अनंत सिंह के लिए भी कैंपेन करने के लिए निकल आए हैं। सुशासन की बात करते हैं नीतीश कुमार, और उसके बाद एफआईआर भी हो जाती है। आपको लग रहा है रोजगार की बात करना फेलियर है? तेजस्वी यादव की जो रणनीति है, रोजगार की बात करें, बिहार के भविष्य की बात करें, तो फेलियर है। उनको अनंत सिंह के बारे में बात करना चाहिए था, अनंत सिंह के लिए पब्लिसिटी करनी चाहिए थी, उनके बारे में बोलना चाहिए था। ये अपने मुद्दों को सही ढंग से परोस नहीं पा रहे। इनके पास मुद्दों की कमी नहीं है। एनडीए के खिलाफ कौशलेंद्र जी, कोई भी सियासी दल हो तो वो स्ट्रेटेजी के साथ तो काम करता ही है। चाहे आप कह रहे हैं बीजेपी स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रही है, तो ये कौन सी स्ट्रेटेजी है कि तारापुर में जाकर आप कहते हैं कि सम्राट चौधरी को जिता दीजिए, बड़ा आदमी बना देंगे, विजय सिन्हा को जिता दीजिए, लखीसराय में बड़ा आदमी बना देंगे। तो नीतीश कुमार के बारे में भी बोल देना चाहिए ना कि बड़ा आदमी बनाएंगे या छोटा आदमी बना देंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब नरेंद्र मोदी का रोड शो पटना में होता है, तब नीतीश कुमार उनके साथ खड़े नहीं होते। तो आप इसको कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजी है, ठीक है। लेकिन जब तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान हो रहा था और राहुल गांधी वहां पर नहीं थे, तब आप कह रहे थे, आपसे मेरा कहने का मतलब है बीजेपी के लोग या तमाम लोग जो कह रहे थे कि महागठबंधन में टूट पड़ गई है, तो ये तो दोहरा मापदंड हो गया। और आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सत्ता सजा के दे रहे हैं, तो ये भी तो पूर्वाग्रह से ग्रसित होना है ना।
नहीं, आप अब तो हम भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सिचुएशन हमने अभी पिछले चुनाव में अभी देखा है, अगस्त, अभी कितना 1 साल हो रहा है लोकसभा का चुनाव हुआ है, 10 सीटें ऐसी जो जीत सकती थी महागठबंधन, उसने हार गई वो अपने फेलियर इसी तरह की रणनीति के कारण। ये वो कई रणनीति सीटें जो वो है रणनीति कौशलेंद्र जी, रणनीति किसी की भी सही हो सकती है, किसी की भी गलत हो सकती है, समीकरण बन सकते हैं, लेकिन आप इस बात को भी तो समझिए ना कि अगर आप ये बात कह रहे हैं तो क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? अगर महागठबंधन में तनाव है तो क्या एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या नीतीश का रोड शो में ना जाना, रैली में ना जाना, मंच पर साथ खड़े ना होना, ललन सिंह का इस तरीके के स्टेटमेंट देना, ये सब कुछ सही लग रहा है? ये सब कुछ ठीक है? नहीं, ठीक है, हम मानते हैं कि अगर एनडीए में भी नहीं है ठीक। केपी मलिक सर, अब मैं ये समझना चाहूंगी कि आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन अब वो तेजस्वी के साथ जाके ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एनडीए में तो उनका भविष्य कुछ है नहीं, एनडीए में तो कभी बनेंगे नहीं। ये लिख के रख लीजिए, ये मेरी भविष्यवाणी है, जो भविष्यवाणी से बच रहे लोग। नंबर 1। नंबर 2, जो पटना से पत्रकार जुड़े हैं, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा उनका, कोसेन जी ने बिल्कुल सही बात की है कि तेजस्वी यादव को यादव समाज और दूसरे समाज का झंडा लेकर निकल जाना चाहिए कि मारधाड़ शुरू हो गई है, और ये जो नौकरी लगाने का मुद्दा, रोजगार देने का मुद्दा है, ये उनको तत्काल छोड़ देना चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका उनको मिल जाए घेरने का। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी से तेजस्वी यादव की बर्बादी निश्चित तौर पे हो जाएगी, जो भारतीय जनता पार्टी रोज चाहती है। प्रधानमंत्री जी अपने सारे मुद्दे छोड़ के, प्रधानमंत्री जी ये नहीं बता रहे कि हमारा अमेरिका के साथ क्या चल रहा है, हम देश में क्या राजनीति कर रहे हैं, वो यहां उतर आए हैं कि कनपट्टी पे कट्टा लगा के इन्होंने जो है अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर लिया है। ये प्रधानमंत्री की लैंग्वेज है। इसके लिए तो आपके पास है ना सम्राट चौधरी और वो दूसरे गिरिराज सिंह, आपके पास तो एक से एक क्रांतिकारी नेता है। आपको यहाँ मोर्चे पे इसके लिए उतरना पड़ रहा है, तो ये जताता है कि तेजस्वी यादव जो एक अनोखे तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है, और वो चाहती है कि नया कुछ हो जाए, वो हो ही नहीं रहा है। वो जैसे एक बेहोश आदमी पड़ा हुआ है, इंजेक्शन पे इंजेक्शन उसको दिए जा रहे हैं और उसमें हलचल नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, सम्राट चौधरी, लल्लन सिंह, सबकी कोशिश है कि इसको किस प्रकार से दूसरे रास्ते पे लाया जाए, वो आ नहीं रहे। देखिए, आज एक नई घटना देखिए, एकाएक लल्लन सिंह पे एफआईआर हो गई है, तो एफआईआर का रास्ता खोल दिया गया है। एक लल्लन सिंह के ऊपर एफआईआर हुई है, अब 5 एफआईआर जो है गठबंधन के लोगों पे होंगी। ये रास्ता खुल गया है। कोई ये नहीं बोल पाएगा मीडिया के भाई आपने इनके ऊपर कर रहे हैं, आप तो विपक्ष पे कर रहे हैं। अरे हमने तो सबसे पहले अपने पे की है। कल को जेल भेजेंगे 4 लोगों को, अरे हमने तो पहले उनको भेजा है। छोटी सरकार को ही भेज दिया जेल में हमने। उनको छोटी सरकार बता रहे हैं, अनंत बाबू बता रहे हैं उनको। ऐसा ना हो कि थाली और आरती लेकर उनकी आरती उतारने लगे। तो बिहार में जो चल रहा है, ये एक नैरेटिव है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी उसी तरह की राजनीति करती है। इसलिए मैं आज भी ये मान के चल रहा हूं, मैंने पहले ही कहा कि बहुत पीछे महागठबंधन है, एनडीए तमाम चीजों में बहुत आगे है। ये मत भूलिए कि एनडीए के पास तोता, मैना, कौवा एजेंसियां, और जो एक तो नई एजेंसी जुड़ गई है उसमें, जिसका नाम चुनाव आयोग है, जिसको लोग केचुआ कहते हैं, और उसमें 11 देश आ गए हैं। जो ज्ञानेश जो है उनका नाम भी नामकरण हो गया और 11 देश हो गए हैं। तो जब ये सारी चीजें जुड़ गई हैं, और चाणक्य जी तो उनके पास है ही, तो ऐसे में आप कैसे रोक सकते हैं भाई? नीतीश कुमार जी क्या उखाड़ लेंगे? नीतीश कुमार जी जरा सी भी हलचल करेंगे, जिस दीमक लगी हुई कुर्सी पर वो बैठे हैं, वो कुर्सी गिर जाएगी, और जैसे ही वो कुर्सी गिरेगी, वो आके संभाल लेंगे बीजेपी वाले। तो इसलिए नीतीश कुमार चुपचाप कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो किसी तरह से 25 से 30 पा जाए, तो वो तेजस्वी यादव के साथ जाकर सरकार बना सकते हैं। अगर वो नहीं आए, तो भारतीय जनता पार्टी अगर प्रवेश बिहार में कर गई, तो जो बाकी राज्यों में हो रहा है वही बिहार में होगा। ये बिहार की जनता भी समझ रही है और बिहार के नेता भी समझ रहे हैं।
जी शैलेश सर क्या कहेंगे भाई, भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित क्यों नहीं कर देती है? अरे कर दे, सारी सरदर्दी ही चली जाए। बेचारे कौशलेंद्र जी देखिए कितने आतुर थे, कितनी कुछ बात कर रहे थे, कितने दुखी थे, उनका दुख उबल उबल के सामने आ रहा था। ये तो भरत जी उनको पकड़ के लाए कहीं से, वो तो आते ही गोदी मीडिया में छिड़ गए। एक बात अच्छी तरह से सभी लोगों को नोट कर लेना चाहिए कि अगर जेडीयू को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिलेगी तभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाएंगे। जो पिछली बार हुआ था कि बीजेपी को 74 सीटें मिली और जेडीयू को 43 मिली, उसके बाद भी मुख्यमंत्री बन गए। इस बार ऐसा नहीं होगा, ये बीजेपी ने तय कर लिया है। एक बात। दूसरी बात, अगर जेडीयू को ज्यादा सीटें मिली और वो मुख्यमंत्री बन भी जाएंगे तो मैक्सिमम 6 महीने से 1 साल के लिए होंगे। उसके बाद उनको राज्यपाल से लेकर उपराष्ट्रपति तक कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। और अगर वो वहां नहीं जाएंगे तो मुझे ये लगता है कि जो शिंदे के साथ हुआ था वो में आके हो जाएगा। ठीक है, उसका कारण, एक बड़ा कारण ये है कि मैं एक पर्सनल विश्लेषण देख रहा था। जो जेडीयू के टिकट पे खड़े हैं इनमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो बीजेपी से सहानुभूति रखते हैं या बीजेपी में रह चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है ये पहले से तय करके वहां पर डाल दिया गया है, सीटें दी गई है। और जैसे आप ये देखिए कि जेडीयू ने भी या बीजेपी ने कई अपने छोटे जो सहयोगी है उनके लिए सीटें छोड़ दी, लेकिन इसके साथ ही कहा कि ठीक है, सिंबल आपकी पार्टी का होगा, कैंडिडेट हम बता रहे हैं उसको रख लीजिए। तो कैंडिडेट बीजेपी के लड़ रहे हैं और जेडीयू में भी ऐसा हुआ है और बाकी दूसरी पार्टियां जो है उनमें भी हुआ है। महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ था, महाराष्ट्र में भी यही हुआ था। तो इसकी पूरी तैयारी है और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार बहुत लंबे समय से वो उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं, वो जाना भी चाहते हैं, उनको कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन उनके जो करीब के लोग हैं, आप चाहे ललन सिंह को ले लीजिए या संजय क्या नाम है, झा जी जी जी, और बहुत सारे लोग हैं, इनकी राजनीति के लिए कोई जगह नहीं होगी। आप देखिए ना, तो ये क्या है कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनको दबाव में ला करके और यहाँ मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहते हैं ताकि इनकी राजनीति चलती रहे। जैसे ही नीतीश कुमार की राजनीति खत्म होगी, जेडीयू का विघटन शुरू हो जाएगा। वो कोई एआईएडीएमके जैसी स्थिति भी नहीं रहेगी और एआईएडीएमके जैसी जो भी स्थिति है वो सिर्फ इसलिए है कि बीजेपी उनके पीछे उनको खड़ा रखने के लिए लगी हुई है, क्योंकि उनको मालूम है कि डीएमके से बीजेपी नहीं लड़ सकती फिलहाल, तो इसलिए वो एआईएडीएमके को जयललिता के बाद जीवित रखे हैं। वैसे ही जेडीयू को जरूरत के हिसाब से कुछ समय तक जीवित रखेंगे, लेकिन उसके बाद देखिए बीजेपी ऑलरेडी जिन लोगों पे काम कर रही है, हम लोग कई बार भूल जाते हैं, बीजेपी ईबीसी में लंबे समय से काम कर रही है। बीजेपी जो अति दलित है उसके बीच लंबे समय से काम कर रहे हैं और वो उन्होंने एक आरएसएस ने और बीजेपी ने मिलकर उसका एक आधार भी बनाया है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आधार इतना मजबूत हो गया है कि वो अपने बूते पर लड़ लें, अभी उनको बैसाखी चाहिए। और नीतीश कुमार इस मामले में वो बैसाखी की तरह है। और उसी तरह से महिला वोटर्स जो हैं उनके मामले में भी नीतीश कुमार बैसाखी की तरह है। वो पूरा का पूरा वोट बैंक, आप देखिए जिस तरह से बिहेव करती हैं वोटिंग के समय महिलाएं बिहार में, पूरे देश में कहीं नहीं होता, पूरे देश में। और ये आज नहीं, करीब करीब 2015 के बाद से ही शुरू हो गया था कि महिलाओं ने इंडिपेंडेंटली वोट करना शुरू किया, क्योंकि 5 से 10 के बीच में और 10 से 15 के बीच में नीतीश कुमार ने लड़कियों को साइकिल बांटना, उनको वजीफा देना, उनको बहुत सारा काम करना उनके लिए शुरू कर दिया था। वो एक दिन में नहीं बना है। पहला टेन्योर देखिए 2005 में आते हैं, सबसे पहला काम करते हैं कि सब लड़कियां जो क्लास 10th पास करती है उनको साइकिल देंगे, दे भी दिया जी। उसके बाद उन्होंने उनको किताबें दी, उनको ड्रेस दिया, तो वो जाने अनजाने में महिला वोटर्स के लिए काम करते रहे। फिर जब उन्होंने एक ही समस्या थी जहां पर कि नीतीश जो है पिछड़ रहे थे
और 2020 के चुनाव में भी पिछड़े थे। उनका बहुत साफ मानना था, कई बार मैं एक उदाहरण से कहता हूं कि कई बार कहा गया कि बिजली को मुफ्त दे दो, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया, लेकिन नीतीश जो है इसको लेकर लास्ट तक अड़े रहते थे कि मुफ्त नहीं देना चाहिए। अब इस बार चुनाव से बहुत पहले ही 5-6 महीना पहले ही उन्होंने कह दिया कि 125 यूनिट फ्री ले लो। एक दूसरा, जो वो ये जो पैसे दिए जाते हैं उनके बैंक अकाउंट में, तो कोरोना काल तक तो ठीक था, उसके बाद वो उसके खिलाफ थे। तो आप देखिए कि 400 रुपए का पेंशन जो उन्होंने 2005 के अपने काल में शुरू किया था बुजुर्ग लोगों के लिए, उसको बढ़ाया नहीं, अब जाके 1100 कर दिया। 10,000 आज की रिपोर्ट में कल की रिपोर्ट कहीं देख रहा था कि ये जो 10,000 रुपए हैं करीब करीब अब तक 1.5 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में डाला गया है। और आप समझिए कि जिस राज्य की आमदनी 63 या 66 हजार रुपए साल का है, यानी 5,000 रुपए की औसत आमदनी बिहार की है, ये सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, वहां उस घर में 1 या 2 महिला को 10,000 रुपए मिलते हैं। तो ये छोटी रकम नहीं है। इसने नीतीश को इस बार संभाला है, और इसलिए जो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस बार नीतीश की सीटें बढ़ेंगी और बीजेपी की घटेंगी। और बीजेपी की सीटों को घटाने में एक फैक्टर प्रशांत किशोर भी हैं, जिन सवर्णों के बीच में एक बात बड़ी तेजी से फैल रही है कि लंबे समय के बीच बाद में अपने वर्ग से एक नेता आया है, इसको गिरने नहीं देना चाहिए। ये अभी नहीं तो इसको इतना खड़ा रखो, अगले कुछ चुनाव में ये बने। आप देखिए कि 90 के बाद कोई सवर्ण जो है वहां एक मजबूत नेता के रूप में नहीं उभर पाया। यूपी से अलग आप वहां पर कोई भी नहीं है जिसको कि जो 10-20 सीटें दिलवा दे, ऐसा कोई नेता नहीं है। इस बार तो इसकी तैयारी हुई, और इसमें एक तरफ से प्रशांत किशोर आ गए हैं, दूसरी तरफ से खुद तेजस्वी ने भी किया। सबसे ज्यादा वो भूमिहारों से चिढ़ते थे, और इस बार भूमिहारों को बड़ी संख्या में टिकट दे दिया है, ताकि उनके भीतर जो नाराजगी है उसको कम से कम नीचे से नीचे के स्तर पर लाया जाए। अब क्या है, गेम सिर्फ इतना है कि कम से कम अगर जहां से उन्होंने भूमिहार खड़ा किए हैं वहां के भूमिहार भी उनको वोट दे देंगे थोड़े अच्छी स्थिति में, तो वो जीतने की स्थिति में आ जाएंगे। तो तेजस्वी को इससे फायदा है, राजपूतों को टिकट दिया है उन्होंने, ब्राह्मणों को टिकट दिया है। अखिलेश की पूरी रणनीति क्या थी? अखिलेश पर यादववाद का आरोप था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोकसभा में कुल 5 सीटें यादवों को दी, हालांकि ये अलग बात है कि अपने ही परिवार को दे दिए, लेकिन जो तेजस्वी ने किया है परिवार को भी अलग कर दिया, नहीं दिए टिकट परिवार में, और यादव की सीटें कम कर दी और मुस्लिम की भी कम कर दी। लेकिन इसको कम करने से यादव और मुस्लिम उनसे हटेंगे नहीं, ठीक वैसे ही जैसे अखिलेश से नहीं हटे, वो उनको मदद करेंगे। तो कई फैक्टर्स हैं जो तेजस्वी के पक्ष में हैं। और लेकिन ये जो एक मैंने ये कहा कि कुछ ट्रेंड इस बार पहली बार दिख रहे हैं, और बीजेपी के पास जो ये जो मैंने कहा ये नीतीश को इसका फायदा मिलता है। आप देखिए, मैं एक बात, बिहार में आप लोग घूम रहे हैं, जरा पूछ के देखिएगा, जिन लोगों को आवास के लिए पैसा मिला है, मैंने 20 लोगों से पूछा, वो कहते हैं इंदिरा आवास के लिए हमको पैसा आ गया। प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लेते। इंदिरा गांधी ने शुरू किया था, उस समय कुछ लोगों को मकान बना के दिए गए, और आज भी बिहार में गांव में जाने पर लोग उसको इंदिरा आवास ही कहते हैं। ये अलग बात है कि ये भी कहते हैं कि मोदी जी ने इंदिरा आवास में भेजा है। मोदी जी इंदिरा आवास योजना कांग्रेस के साथ खत्म हो गई, मोदी जी की अपनी योजना है। तो कुछ चीजें हैंगओवर की तरह चलती रहती हैं। वैसे ही जो जंगल राज की बात है वो हैंगओवर की तरह चल रही है, अभी भी चल रही है। लेकिन एक पूरा वर्ग जो आया है जिसकी उम्र करीब करीब 30 वर्ष तक है, उसको जंगल राज नहीं मालूम है। और ऐसे वोटर की संख्या जो है करीब करीब 30% है, जिसकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच है, 25 से 30% है। ये वोटर अलग तरह से बिहेव करेगा। जो लोग 30 के ऊपर हैं उनको थोड़ा थोड़ा याद है, जो 40 के ऊपर है उनको ज्यादा याद है। और चूंकि वो एक तरह से सब कुछ, सारा दोष लालू यादव को दिया जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें शामिल थी, और उसमें एक था नक्सलाइट्स का, के
के बीच और जो उच्च जातियों के बीच में संघर्ष हो रहा था, जो बड़े बड़े नरसंहार हुए, जिसमें 50 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 30 लोग मारे गए, ये कोई जातीय संघर्ष या लालू यादव के कंट्रोल में या उनके हाथ की चीजें नहीं थी। ये तो वहां जो नक्सलाइट मूवमेंट चल रहा था वो उनके बीच ये चल रहा था। अब तेजस्वी ने वहां जो आप देखिए कि जो CPI-ML को अपने साथ लेकर के वो जो विवाद था उसको भी थोड़ा ढीला कर दिया है जी। और बाकी खत्म भी हो गया है। तो ये कई फैक्टर्स हैं जो इस चुनाव में काम कर रहे हैं, जो पहले नहीं थे, और इसलिए जो लोग बीजेपी को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं एनडीए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी बोल रहा हूँ। मेरा अपना अनुमान ये है कि बीजेपी नीचे आएगी, जेडीयू ऊपर जाएगा, लेकिन चूंकि 10-15 सीटें जो हैं वो चिराग पासवान के पास भी होंगी, 2 और सहयोगी हैं उनके पास भी सीटें होंगी, तो बीजेपी किस तरह से मैनिपुलेट करेगी, ये जो है जो वो कहते हैं अमित शाह जी कि हमारा पूरा प्लान है, वो 1 दिन 2 दिन का नहीं, वो सचमुच 5 साल का प्लान बना के चलते हैं कि कहाँ से किस मोहरे को करना है। वो प्लान तो उनके पास है, और इस बार जीत करके नीतीश जी मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो 1 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। पुष्पेंद्र जी, जल्दी से जवाब दीजिए, आपको क्या लगता है अगर नीतीश कुमार की सीटें ज्यादा आती हैं भाजपा से और उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो शैलेश सर कह रहे हैं कि वो ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे, तो एक तरीके से भाजपा नीतीश कुमार को छलने की तैयारी अभी से कर रही है। मैं सभी से सहमत हूं, और मुझे नहीं लगता कि नीतीश को ये मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर जीत जाते हैं तो भी, और वहां विघटन ना हो जेडीयू में, जो मुझे लगने लगा है। जो ललन सिंह, संजय झा और जो डिप्टी सीएम है दूसरे, इनकी जो भाषा, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो कहीं भी वो लॉयल्टी उसमें नहीं दिखाई दे रही है। आप उनके स्टेटमेंट्स देखिए, उनसे बातें करिए, या जैसा भी देखते हैं टीवी पर भी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश जी वैसे डटे हुए हैं कि भाई मुझे डिक्लेयर करो। उन्होंने अपनी नाराजगी इन रैलियों में या रोड शो में ना जाके जता भी दी, लेकिन जो बात अभी सबने कही कि वहां पे अपने कैंडिडेट्स दे दिए हैं, भाई चुनाव चिन्ह तुम्हारा लेकिन कैंडिडेट हमारा, जो महाराष्ट्र में भी हुआ था। तो जो मेरे मुंह से पहले निकला था कि पटनायक नहीं, शायद शिंदे बनाने की तैयारी है, मुझे तो अभी भी यही लगता है कि अव्वल तो लगता ही नहीं कि वो जेडीयू की सीटें ज्यादा आ जाए। हालांकि शैलेश जी ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वो तो भाई मशीनरी बहुत है बीजेपी पे, जेडीयू के लिए 10,000 वाली बातें भी है, सारी बातें भी है, बट स्टिल मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा अंतर होगा और वो 75 पहुंच जाए, वो 43 रह जाए, मुझे ऐसा लगता नहीं है। अगर हो भी जाता है ऐसा तो नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएंगे और ये ललन सिंह और सब स्वीकार करेंगे, मुझे इसमें डाउट है। आई डाउट। वो जो मलिक साहब कह गए कि तेजस्वी के साथ बन जाएं, 6 महीने चला लें और फिर तेजस्वी उनको पलट दें अब की बार, अगर ऐसा होता है, वो संभावना ज्यादा नजर आती है। जेडीयू में और एनडीए में उनको सरकार में मुख्यमंत्री बनाना होता तो डंके की चोट पे बार बार कह रहे होते लोग। वो अपनी तैयारी कर रहे हैं आगे की, कि आगे उन्हें किसी बैसाखी की जरूरत ना पड़े बीजेपी वाले, तो वो जेडीयू को खत्म करना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जेडीयू को मजबूती देंगे। अगर नीतीश को दोबारा बनाते हैं तो फिर वो जिंदा हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो नीतीश जी को ऐसा अवसर देंगे। चंद्रकांत जी, नीतीश कुमार भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है, तैयारियां भाजपा की चल रही है, तो नीतीश भी कम तैयारियों में नहीं है, क्योंकि एक तरीके से पिछली बार दही चूड़ा खाने के लिए नीतीश लालू के घर गए हुए थे, उसके बाद मोदी जी से तो दूरी बनाए हुए हैं, उसकी भी एक अलग तरह की संकेत देखने को मिल रहे हैं। तीसरी बात कि भाजपा ने अभी तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया है। चौथी बात, चिराग पासवान के पास आ गए हैं नीतीश कुमार। खरना पूजन के दिन वो चिराग पासवान के घर में थे और वही चिराग पासवान बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होने चाहिए, बजाय भाजपा बोल नहीं रही है। आपको क्या लग रहा है कि नीतीश की तैयारियां जो है वो मजबूत रहेंगी या फिर भाजपा की तैयारी काम आएगी? देखिए, चिराग पासवान ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि एनडीए का मुझे पता नहीं लेकिन मैं नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, ये उनका स्टेटमेंट था। और अब चिराग पासवान नीतीश के बारे में ऐसी बात बोल रहे हैं, तो देखिए नीतीश की सियासत को जो लोग जानते हैं, हमारे साथ इतने वरिष्ठ पत्रकार बैठे, वो सब इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार
दरवाजा बंद कर देते हैं लेकिन खिड़कियां खुली रखते हैं। ये नीतीश की सियासत का अंदाज है और नीतीश कुमार इसी तरह सियासत करते हैं। बिहार में मैं शैलेश सर और पुष्पेंद्र सर दोनों की बात से सहमत हूं। और आखिर बात जो पुष्पेंद्र सर ने कही कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहेगी कि जेडीयू दोबारा पनपे। वो भारतीय जनता पार्टी जो इतनी लंबी राजनीति में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, विजय सिन्हा के शब्दों में कहूं तो अटल जी के सपने को पूरा नहीं कर पाई, वो नहीं चाहेगी कि जेडीयू को एक बार फिर से सींचा जाए या मजबूत किया जाए, बजाय इसके कि जेडीयू में दो फाड़ करवा दिए जाए। एक गुट ललन सिंह के साथ चला जाए और एक गुट नीतीश कुमार के साथ बना रहे। मैं ये कह सकता हूं, जितना मैं समझ पा रहा हूं बिहार के चुनाव को, बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली। ये जरूर हो सकता है कि अगर वो नतीजा उसके पक्ष में आता है 14 नवंबर को, पहले तो इंतजार इस बात का है कि 122 के आंकड़े को कौन सा गठबंधन छूता है, एनडीए का या महागठबंधन का। अगर एनडीए का छूता है तो स्थितियां दूसरी होंगी, अगर तेजस्वी यादव छू लेते हैं तब तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की गुंजाइशें वैसे भी खत्म हो जाती हैं। तो अभी फिलहाल तो पहले चरण की वोटिंग का इंतजार है। वोटिंग की शाम को बहुत सी तस्वीरें साफ होंगी बिहार को लेकर। बिल्कुल, तो पहले चरण में किसका पलड़ा भारी है इस पर चर्चा कर रहे थे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने समय दिया। शैलेश सर, पुष्पेंद्र जी, चंद्रकांत जी, केपी मलिक सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।